तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने संधि के प्रकार में स्वर संधि को विस्तार से सीखा था। स्वर संधि जिसमें अच संधि होती है, यानी कि अच ये सूत्र है, इसके अंतर्गत जो स्वर आते हैं उनके बारे में हमने विस्तार से बात की थी। इसका एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लें। यदि दो अत्यंत समीप स्थित स्वरों में मेल से कोई परिवर्तन होता हो तो स्वर संधि कहलाती है। अर्थात स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर परिवर्तन स्वर है ना। तो जैसे कि देव आला है, देव आलय हो गया। यहाँ अ और आ दोनों स्वरों में संधि होकर दीर्घ आ हो गया। अब हम बात करेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बारे में विस्तार से बात करेंगे। विस्तार से यानी कि व्यंजन संधि क्या होती है। व्यंजन संधि हल होती है। हल यानी कि जैसा कि हमें पता है कि जिस व्यंजन में स्वर नहीं होता उसके नीचे ये जो ल पे लगा हुआ इसी को हल बोलते हैं। ये लग जाता है तो उसे हम हल बोलते हैं। व्यंजन क्योंकि अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से ही पूर्ण होते हैं। स्वरों की सहायता से ही वो बोले जाते हैं। मुख के अंदर से जो जिस भाग को स्पर्श करके निकलते हैं उसमें यदि अगर हम उसमें स्वर ना मिलाएं तब तक व्यंजनों को मुख से बाहर आवाज के रूप में नहीं निकाला जा सकता। इसीलिए उसमें हल लगता है और हल लगने के बाद उसमें स्वर लगता है। स्वर लगता है तभी व्यंजन पूर्ण माने जाते हैं। अब इसको विस्तार से देखते हैं कि यदि व्यंजन के साथ व्यंजन का अथवा व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो और परिवर्तन व्यंजन में हो तो व्यंजन संधि कहलाती है। तब वो व्यंजन संधि होती है। अब कैसे? व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल, जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं। जगत प्लस नाथः जगन्नाथः, कश्चित यानी कश्चित, है ना। और व्यंजन का स्वर के साथ मेल, व्यंजन का स्वर के साथ मेल, जैसे वाक अस्ति वागस्ति, क को ग हो गया और अ स्वर मिल गया। इस तरह से जगत ईश, तो जगत प्लस ईश, ईश ई जो है वो स्वर है, इसलिए स्वर के साथ त में मिल गया तो त का द हो गया और ई की मात्रा लग गई तो जगदीशः। इस तरह से स्वर बना। अब हम इसके बारे में और बात करेंगे कि इसके नियम क्या हैं। व्यंजन संधि के भेद। व्यंजन संधि के अनेक भेद हैं, जैसे अनुस्वार, जशत्व, शचुत्व और शटुत्व। यानी कि अनुस्वार का ख, जशत्व और शचुत्व, ये इनके सूत्र हैं। इनके अनुसार हम व्यंजन संधि को समझेंगे। अनुस्वार संधि यानी कि म का अनुस्वार अंग होता है और यदि पहले पद के अंत में म आए और उसके बाद कोई भी व्यंजन आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे कि ग्रामम याति, क्योंकि ये म आया है, म के बाद यदि कोई भी व्यंजन आए, म हल वाला म के बाद अगर कोई भी व्यंजन आए तो म का अनुस्वार हो जाता है, तो ग्रामम याति हो गया। पत्रम लिखन, तो पत्रम लिख हो गया। मधुरम हसति, मधुरम हसति। इस तरह से इनके उदाहरण हम समझ सकते हैं। पाठम पठति, पाठम पठति। सत्यम वद, सत्यम वद। धर्मम चर, धर्मम चर। हरिम वंदे, हरिम वंदे। यानी कि जो ये म है हल वाला, इसको अनुस्वार के रूप में हम यहाँ पर लगा देते हैं यदि इस म के बाद उत्तर पद में कोई भी व्यंजन आए तब। तो सत्वरम, सत्वरम याति यानी सत्वरम याति, इनका इस तरह से प्रयोग हो गया। अब आगे इसका दूसरा णत्व विधानम। णत्व विधानम में आता है री, री, र और श। इन वर्णों से न का ण हो जाता है। इन वर्णों से न का ण हो जाता है। देखते हैं कैसे। राम अयनम, तो राम और ये मिलकर तो बड़ा आ बन गया और न का ण बन गया। रामायणम ये रूप बना, है ना। यानी कि इस न का ण हो गया। शूर्प, तो नखा, शूर्प नखा, तो शूर्प नखा हो गया। रौ अनम, तो रावणः हो गया, रावणः हो गया। कृष्णः, तो कृष्णः, तो कृष्णः हो गया।
इसी तरह से परिणामः, तो परिणामः हो गया। ये इस संधि के कारण णत्व विधानम, ये एक सूत्र है, इस सूत्र के कारण री, छोटी री या बड़ी री या र या फिर श, इन वर्णों के साथ, इन वर्णों के बाद जो है न को ण हो जाता है। इन वर्णों से परे, इन वर्णों यानी र, री, ऋषि, र और श, इनके बाद यदि न आता है तब न को ण हो जाता है। इन उदाहरणों को देखकर हम समझ सकते हैं कि राम आयण रामायणम, रौ अनः रावणः, परिणामः परिणामः, तो इनमें न को ण हो गया है ना। शूर्प नखा है तो ण नखा हो गया। कृष्ण न है तो कृष्ण हो गया। इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। आगे देखते हैं ख रूप में जश यानी जशत्व संधि आई है। व्यंजन संधि में जशत्व का क्या मतलब है? जशत्व ये इसका सूत्र है। इसके अनुसार देखते हैं इसकी परिभाषा क्या कहती है। पद अथवा अर्थात प्रथम शब्द के अंत में स्थित वर्णों के पहले वर्ण को उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है यदि उसके बाद वाले शब्द का पहला वर्ण कोई स्वर हो। यदि उसके बाद वाले शब्द का पहला वर्ण कोई स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर हो अथवा य, र, ल, व में से कोई वर्ण हो, तब वो इस तरह से परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पे क का ग हो गया तो पृथक उच्यते, पृथक गुज्यते, है ना। दिगंबर, दिगंबर है तो क का ग हो गया, दिगंबर हो गया। वाक ईश है तो क का ग हो गया, वागीश। वाक अर्थी, क का ग हो गया, वागर्थी, वागर्थौ हो गया। दिग्गज है तो क का ग हो गया, दिग्गजः। वाक दानम, वाक दानम। वाक जालम, वाक जालम, क का ग हो गया, वाक जालम। वाक वज्र, वाक वज्रः। च को ज, अच अंत तो अजंत हो गया। च का तीसरा वर्ण च, छ, ज तो च का ज हो गया, अजंतः। अच आदि अजादि हो गया। इस तरह से ये परिवर्तित हो जाता है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण पे। ट को ड हो गया तो षट आनम, षडानन। षट देवा, षट देवा। षट दर्शनम, षट दर्शनम। सम्राट गच्छति, सम्रांग गच्छति। इस तरह से इसका परिवर्तन हमने अच्छे से देखा। इस तरह से त को द हो गया। त को द यानी त, थ, द इसी वर्ग का तीसरा वर्ण है ये द। तो महत दुखम, महत दुखम। जगत ईश, जगदीश हो गया। वृहत रथ, वृहत रथ हो गया। सत आचार तो सदाचार हो गया। महत दानम, महत दानम हो गया, है ना। चिद आनंद तो चिदानंद हो गया। त को द हो गया, चिदानंद हो गया। जगत बंधु, त को द हो गया तो जगत बंधु हो गया। महत धनम तो महत धनम हो गया, है ना, महत द हो गया। इसी तरह से चिद रूपम तो चिद रूपम हो गया। इसे प को व हो जाता है, प, फ, ब, प को ब हो जाता है तो सुप अंतः, सुबंतः। अब जह, अब जह, इस तरह से इसमें परिवर्तित हो जाता है। यही व्यंजन संधि के इस तरह के जो भेद हैं इनको बहुत अच्छे से समझना होगा। ये अभ्यास से करते करते अपने आप समझ में आ जाता है, क्योंकि वर्णों को हमने ध्यान से देखना है। वर्ग जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनके जो वर्ग हैं उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है जब इस तरह के नियम हो। अब आगे देखते हैं ग है शचुत्व संधि। शचुत्व संधि यानी शचुत्व सूत्र के अनुसार इसके क्या नियम है। स तथा त वर्ग का श तथा च वर्ग, यानी कि स का श और त वर्ग का च वर्ग हो जाता है, ये इसका अर्थ है। अब इसके अनुसार देखते हैं स तथा त वर्ग त, थ, द, ध, न के पहले या बाद में श यानी स का श हो गया तथा च वर्ग का च, छ, ज, झ, य ये च वर्ग हो गया। त वर्ग का श च वर्ग हो जाता है। आने पर स को श तथा त वर्ग को च वर्ग हो जाता है। क्लियर हो गई ना बात।
ये इसी में इसका सूत्र, इस सूत्र में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। यानी इस स का श हो जाता है और त वर्ग का च वर्ग हो जाता है, त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। क्लियर हो गई बात। अब उदाहरण देख लें। स का श, रामश्येते, तो यहाँ पे स आया है तो शे यानी शे में ही बदल गया, रामश्येते। मनस शांति, तो मनस शांति हो गया। हरिश चिनोती, तो हरिश चिनोती, है ना, स को श हो गया। अब कश्चित, तो कश्चित हो गया। रामश्च, रामश्च हो गया। इस तरह से इसमें कैसे परिवर्तन हो रहा है ये हमने देखा। अब त को च हो जाता है, यानी त वर्ग को च वर्ग हो जाता है। वो कैसे? सत चित, तो सच्चित हो गया। तच्चक्रम, सच्चरितम, सच्चरित्रम हो गया। सज्जन, शचुत्व संधि के नियम 2 में देखते हैं कि प्रथम र का लोप और ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो जाता है। यदि र के बाद भी र हो तो पहले वाले र का लोप हो जाता है और उसके पहले के ह्रस्व का अ ई उ अगर आया है तो उसका दीर्घ हो जाता है। ये इसका नियम है। अब इसके उदाहरण देखें। जैसे अंतरराष्ट्रीय, तो अंतर का र, यहाँ भी र है, यहाँ भी र है, तो इस र का लोप हो जाएगा और त में जो अ है वो दीर्घ हो जाएगा, तो शब्द बना अंतरराष्ट्रीय। पुनर्रमते, पुनारमते। हरि रक्षति, हरि रक्षति, यहाँ पे बड़ी ई हो गया, छोटी ई है तो बड़ी ई हो गया, हरि रक्षति, और इस रा का लोप हो गया। यहाँ भी इस रा का लोप हो गया और न में आ है तो वो बड़ा आ बन गया, पुनारमते। इस तरह से हरि राजते, तो इस रा का लोप हो गया और हरि का ई बड़ा ही ई हो गया, हरि राजते। निर्रजह, तो र का लोप हो गया और नी में जो ई है ये बड़ी ई बन गई, तो निर्जह हो गया। शंकर राजते, इस र का लोप हो गया और र में जो स्वर है अ वो बड़ा हो गया, वो दीर्घ हो गया, इसलिए शंक राजते बन गया, शंक राजते। इस तरह से शब्द बना, है ना। उसी तरह से अब फिर से देखें कि निरस, नीरस, निर्रसा, तो नीरसा हो गया ना। गुरु रुष्ट, तो गुरु रुष्ट हो गया। गिरि रम्य, तो गिरी रा ई का बड़ी ई बन गया, तो गिरी रम्य हो गया, गिरी रम्य हो गया, है ना। इसी तरह से आगे देखिए एक और है निर्रोगा, तो निरोगा, र का लोप हो गया और इस छोटी ई का बड़ी ई बन गया, तो निरोगा। इस तरह से शब्द बना। नियम 3 कहता है कि त को ल हो जाता है। यदि त से परे ल हो तो त का भी ल हो जाता है। जैसे त को ला कैसे बनता है? तत्लीन, तो तल्लीन हो गया। उत्लेखा, तो उल्लेख हो गया, है ना। विद्युल्लता, तो विद्युल्लता हो गया। इस तरह से विद्युल्लता हो गया। अब उत्लिखित, तो उल्लिखितम हो गया। तत्लया है, तो तल्लया हो गया। तड्डित, ये बिंदी नहीं है, तड्डित लता, तो तड्डिल्लता हो गया। यानी कि त, इस त का भी ल हो गया। इस तरह से इसका परिवर्तन हो जाता है। अब न को ल हो जाता है। कैसे? न को ल यानी कि ये चंद्र बिंदु लग जाता है। वो कैसे? विद्वान लिखति, विद्वान लिखति। भवान लभते, भवान लभते। महान लभते, महान लभते। इस न का लोप होकर ये चंद्र बिंदु के रूप में आ जाता है। महान लभते, महान लाभः। महान लघु, महान लघु। इस तरह से परिवर्तन हो जाता है। विद्वान लिखति, विद्वान लिखति, है ना। और जो न है वो ला में बदल गया और जो अनुस्वार है, जो न को ला में बदल जाता और साथ में ऊपर अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु लग जाता है। विद्वान लिखति, भवान लभते, तो भवान लभते। महान लाभा, महान लाभा, तो महान लाभा। भवान लघु, तो भवान लघु। इस तरह से इसका परिवर्तन हो जाता है। अब इसको हम अभ्यास के रूप में देखेंगे कि व्यंजन संधि इस तरह से हमारी कंप्लीट हुई। अगली वीडियो में हम विसर्ग संधि के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए विराम लेते हैं।